हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगस्त कॉम्टे के मस्तिष्क में किन किन चीज़ों का प्रभाव था जिससे उन्होंने एक नए शास्त्र का निर्माण किया। सबसे पहले तो उनके पास जो आसपास चल रहा था वो था फ्रांस की क्रांति का प्रभाव और औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी उसका आविर्भाव इंग्लैंड में हुआ था, पर वो पूरे यूरोप में फैली हुई थी। कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इंग्लैंड की क्रांति तो 1688 में हुई थी, पर जब हम लोग बुक में पढ़ते हैं तो उसमें 1750 से 1760 दिया होता है। यह दोनों ही सही है। जेम्स विधि को 1685 में वहाँ का राजा बनाया गया था इंग्लैंड का, और वह कैथोलिक धर्म के थे। तो जनता इनको किसी तरह बर्दाश्त कर रही थी, पर जब इनकी दूसरी पत्नी से इनको एक बेटा हुआ, तब जनता ने सोचा कि अब ये बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि अगर कैथोलिक का बेटा अगर राजा बना तो वो भी कैथोलिक ही होगा। तो जेम्स विधि को 1688 में उनका कार्यकाल उसका ख़त्म हो जाता है, और इसी को 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। जेम्स विधि के बाद जेम्स तृतीय जब राजा बने तो उन्होंने जो जेम्स विधि द्वारा अप्लाई किए गए कानून थे उनको सब ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। फिर 1701 में जो वहाँ का इंग्लैंड का राजा बनेगा वो प्रोटेस्टेंट धर्म का ही होगा, ऐसा बताया गया था उस एक्ट में। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टाइनबी ने 1884 में किया था, पर 1760 से 1850 की एक शताब्दी में जो भी औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन आए थे, वहाँ की अर्थव्यवस्था में उद्योग धंधे से जो परिवर्तन आए थे, उन्हीं को सामूहिक रूप से इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। लेकिन इंग्लैंड की क्रांति से पहले वहाँ पे कृषि प्रधान समाज था। गिल्ड प्रथा पाई जाती थी, जहाँ पे अलग अलग व्यवसायों के लिए अलग अलग संगठन होता था, और वहाँ पे प्रतियोगिता का बहुत ज़्यादा अभाव था। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई, वहाँ लोहे की खोज हुई और भाप के इंजन बने। जो कृषि क्षेत्र थे वहाँ पे उद्योग हुआ। राजतंत्र के जगह पर लोकतंत्र आया। लोगों का गांव से नगरों के प्रति उत्प्रवासन बढ़ा, और सामुदायिक संबंध और दबाव के स्थान पर व्यक्तिवाद विचारधारा का उदय हुआ। अब बात करते हैं फ्रांस की क्रांति की। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। यहाँ पर जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला जो सबसे प्रमुख था वो था राजा, फिर उसके जो सांसद थे वो पादरी थे जो कि कैथोलिक थे, और सामंत वर्ग और जनसाधारण या दास उनको कहते थे। तो सारी ज़मीन जो थी, सारी ज़मीनों का मालिक राजा ही होता था। राजा अपना फैसला पादरियों द्वारा सुनाता था, और जो सामंत होते थे वो राजा के सैनिकों की सेवा करके, राजा को खुश करके उनसे भूमि लेते थे, और भूमि में दासों से काम करवाते थे, और फिर जो उससे कमाई होती थी वो विलासित राजा को दे देते थे। इस वजह से वहाँ के जो कृषक थे वहाँ उनका बहुत भयंकर शोषण हो रहा था। फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ पे राजा पादरी सत्ता वर्ग का पूर्णतः समापन हो गया। उसके बाद वहाँ के समाज में अव्यवस्था आ गई। अव्यवस्था आ जाने के बाद समाज में एक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत करने की मांग थी। इसमें हाफ लाक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, माल्थस, हैटिंगटन, विको, ये सब महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, पर इनका जो अध्ययन था वो एकीकृत नहीं था, विशेषीकृत नहीं था, इसीलिए इनका अध्ययन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। उसके बाद जो अगस्त कॉम्टे पर चिंतन प्रभाव पड़ता है वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन का। वो कहते थे सभी व्यक्ति समान है और सभी व्यक्ति स्वतंत्र है। अगस्त कॉम्टे ने बचपन में ही अपने आप को रिपब्लिकन घोषित कर दिया था। जिस प्रकार डीपी मुखर्जी ने अपने आप को मार्क्सवादी नहीं मार्क्सशास्त्री कहलाना पसंद करते थे, वैसे ही अगस्त कॉम्टे अपने आप को रिपब्लिकन घोषित कर चुके थे बचपन में ही। पर वो
कैथोलिक धर्म को नहीं मानते थे, इसी वजह से उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। और इसके बाद इनके ऊपर जो प्रभाव था वो सेंट साइमन जी का भी था। सेंट साइमन जी जो थे वो फ्रांस के विचारक थे। उनको सात सीमो नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 1750 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1825 में हुई थी। सबसे पहले पॉइंट तो है वो स्वप्नशील थे। जब वो अपनी युवा अवस्था में थे तब फ्रांस की राजक्रांति चल रही थी। उसके बाद प्रोटेस्टेंट धर्म आने पे समाज में कई सारे परिवर्तन हो रहे थे। बहुत सारे वहाँ पे उद्योग बन रहे थे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था। इन्हीं सब को देखते हुए सेंट साइमन के मन में यह बात थी कि वो सामाजिक विज्ञान बनाएंगे, जिसमें सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। तो अगस्त कॉम्टे ने इसीलिए अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति रखी है और एक ऐसा विज्ञान जिसमें दर्शन का सीधा प्रभाव रहेगा, जो कि मानव के चिंतन को प्रभावित करेगा। तो अगस्त कॉम्टे जी ने अपनी चिंतन की भी शैली रखी थी। और तो सेंट साइमन जी ने भी सामाजिक पुनर्गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। अगस्त कॉम्टे जी ने भी समाज की पुनर्गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। पर सेंट साइमन जी की जो रूपरेखा थी वो थोड़ी अव्यवस्थित थी और कॉम्टे जी की जो व्यवस्था थी वो बढ़िया थी। इसलिए उन दोनों के विचारों में मतभेद हो गया। 6 साल तक वो दोनों साथ में रहे। पर अगस्त कॉम्टे जी ने सेंट साइमन जी के ऊपर आरोप लगाया कि वो मेरे विचारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और सेंट साइमन जी को दुराचारी नीम हकीम कह करके उनसे अलगाव कर लिया 1824 में। लेकिन कॉम्टे के समय में भी फ्रांस के समाज में वैचारिक क्रांति चल रही थी। जैसे कांट थे, हीगल थे, बेथम थे, सुखवाद मनोविज्ञान आ चुका था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद अगस्त कॉम्टे ने लास्ट में बता रहे हैं कि उन्होंने बोला कि प्रगति सामाजिक व्यवस्था के विकास में ही निहित है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। हमको लगता है आज प्रत्यक्षवाद नहीं हो पाएगा इस वीडियो में। हम अगले वीडियो में ही प्रत्यक्षवाद की चर्चा करेंगे।